लेता हूँ के साथ में। आपके साथ बहुत नहीं, भीड़ नहीं जाएगी, मैं भीड़ को रोक भीड़ नहीं जाएगी। चलिए हम लोग महाराज जी गाड़ी और 3-4 गाड़ी और खाई लगा सबको रोक देंगे यही। 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद आए सर, स्वागत रहेगा, हम साथ में चलेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक ही गाड़ी ले चलिए। आज नहीं, आज नहीं, आप लोग, मेरा अनुरोध है, आप जितना मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूँ बस। यार साहब, ऐसे में नहीं काम चलेगा। अब तक आप किसी भी उस अपराधी के खिलाफ जिसने तोड़फोड़ किया था, जिसने लूटपाट करवाई थी, एक भी बार कार्रवाई हुई होती, मुझे लगता है कि संतुष्टि मिलती। मतलब उसने लॉ एंड ऑर्डर को डिस्चार्ज करने में अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। अगर वो कभी पोस्ट रहे और एक गाड़ी लहरा देती उनकी तरफ से जो तोड़फोड़ करने वाले थे 9 लोग गिरफ्तार हुए, बाकी सर्वाधिक सीखे। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, इतिहास में नाम शेष हो गए। लेकिन इतनी विपत्तियों के बावजूद, हजारों हमलों को झेलने के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक ये आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा। बहराइच में महाराज सुहेलदेव पासी के सामने लोग लड़ने के लिए आए थे, मात्र 2 लोग बचे थे, सबके सब मार डाले गए थे। और 1971 में 95,000 पाकिस्तानी कायरों को किस तरीके से मुर्गा बना करके नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था भारत के बहादुर जवानों के द्वारा। और अगर इसके बाद भी आंखें नहीं खुलती हैं तो एक बार पुनः देख लें अपनी ताकत को। मैं तो यही कहूंगा, अंत में मुझे केवल यही कहना है कि बहुत महत्व मत दीजिए, ये हैदराबादियों को बहुत महत्व मत दीजिए, ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे। भारत का संत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी भारत की संत परंपरा जाती है। सिंगापुर में मैं गया, मैं देर में पहुंचा, जब एयरलाइंस में बैठने के लिए हुआ तो उसने मेरे कपड़े देखे और सबसे आगे की सीट में बैठे हुए लोग वो खड़े हो गए, वो मुझे बुलाने लगे कि आप आगे। मैंने कहा नहीं, मेरी सीट पीछे। कहा नहीं आप आगे बैठिए। वहां की थाईलैंड में गए, वहां की बस में आगे की 2 सीट तो केवल संतों के लिए है, यानी मुफ्त में यात्रा करिए, जितनी यात्रा कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाएंगे, भारत की संत परंपरा का सम्मान है और भारतीय नागरिकों का सम्मान है। यह भारतीयता की देन है। ओबामा जी, इसके लिए किसी से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। हमारा प्रमाण हमारी विरासत है, हमें जो कुछ भी मिला है वह दुनिया के सामने है। लेकिन याद रखना, अगर कोई हिंदुत्व को छेड़ेगा तो वह मानवता की बर्बादी का संदेश होगा और कुछ नहीं होगा। हिंदुत्व दुनिया के अंदर सुख और शांति का प्रतीक है और विश्व हिंदू परिषद इसका नेतृत्व कर रहा है। विश्व सुरक्षा की गारंटी हो। मैं कहता हूं भारत के मौलानाओं से और भारत के पादरियों से भी, आज
आईएसआईएस नाम का एक आतंकी संगठन इराक और सीरिया के अंदर जिस निर्ममता के साथ मानवता को कुचल रहा है, वहां पर यजीदी समुदाय के साथ साथ तमाम अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ी निर्ममता के साथ काटा जा रहा है। और यही नहीं, शिया मुसलमानों को भी मारा जा रहा है, उसी बर्बरता के साथ काटा जा रहा है। भारत के सब मौलाना मुंह बंद किए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आईएसआईएस के खिलाफ बोलेंगे तो वह एक प्रकार से इस्लाम के खिलाफ वक्तव्य होगा। क्या इस्लाम का स्वरूप या बर्बर स्वरूप है इस्लाम का? हम आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? जब पाकिस्तान के अंदर वहां पर धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्त पादरियों की निर्मम हत्या होती है, तो ओबामा कुछ नहीं बोलते, तब ब्रिटेन कुछ नहीं बोलता, तब ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं बोलता, तब दुनिया के अंदर वेटिकन सिटी से कोई आवाज नहीं निकलती है। मैं एक दिन पढ़ रहा था मक्का के बारे में, सऊदी अरब के उस पवित्र शहर के बारे में। कहा जाता है कि मक्का में कोई गैर इस्लामिक नहीं जा सकता, कोई गैर मुसलमान वहां नहीं जा सकता। वेटिकन सिटी के बारे में पढ़ रहा था, वहां गैर ईसाई नहीं जा सकता। लेकिन काशी हिंदुओं की सांस्कृतिक राजधानी है, धार्मिक नगरी है, काशी के अंदर सब लोग आ सकते हैं। अब उदार कौन है? यानी हमारी काशी में सब लोग आ सकते हैं, ऊंची ऊंची मीनारें बना सकते हैं, मीनारों से चिल्ला सकते हैं, तो भी हम पर आवाज, तब भी हम पर आरोप लगते हैं। लेकिन सऊदी अरब में, मक्का मदीना में कोई दूसरा नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, कोई दूसरा गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। वेटिकन सिटी में कोई गैर ईसाई नहीं जा सकता, लेकिन उन पर कोई आरोप नहीं लगता है, आरोप हम पर लगता है। आप उन सच्चाइयों को देखिए। अगर वेद किणवंतो विश्वारंभ पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए। ये पार्टी नहीं है, हम आपके, मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए, और आप जाइए फर्जी और निर्दोष लोगों को नहीं, उनको छोड़िए, उनको दवा के लिए ले जाएगा। अब ये कोई बात नहीं हो कि लोकतंत्र में आप लोगों की जवान को बंद कर देंगे। अरे देख रहे हैं कि दुनिया में सारे जितने तानाशाह सब उखड़ रहे हैं, और आप लोग गोरखपुर में तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं क्या? हम लोग क्यों है? तो गोरखपुर में थोड़ा लिहाज करिए उस चीज का कि गोरखपुर में तानाशाही नहीं आ सकती है ना? ये सब गुंडागिरी और अराजकता नहीं चलेगी, चाहे वो वर्दी के नाम पर हो, चाहे वो नगर निगम या किसी उसके नाम पर हो। ये सब जो है, आप किसी गरीब के पेट पे लात मारेंगे, उसी दिन चलाएंगे, क्या तमाशा है? हर चीज का एक नियम है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सरकार भी और भारत सरकार भी कहती है कि अतिक्रमण हटाने को पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो। क्यों नहीं पुनर्वास आप कर रहे हैं? क्यों नहीं व्यवस्था नगर निगम और जिला प्रशासन कर रहा है? ये तो पिछले साल भर से पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्यों नहीं लोग उस पर विचार करते हैं? और कोई भी चीज हटाने से पहले नोटिस दी जानी चाहिए, उनसे बातचीत की जानी चाहिए। क्या तमाशा होना चाहिए? मेडिकल के लिए भेज दें। मेडिकल मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ। नहीं, वो ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। अधिकारियों को लेकर आइए, पहले अधिकारियों को ले आइए। अब आप लोग एक तरफ उस समय गोरखपुर की स्थिति ऐसी थी कि जब मुझे यहां पर उस समय के उर्वरक और रसायन मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी ने जब मुझे देखा, तो मैं गोरखपुर खाद कारखाने के बारे में उनसे चर्चा करने के लिए गया, तो मुझे आधा घंटा घूरते रहे, देखते रहे। उन्होंने कहा आप गोरखपुर से चुन के आए हैं? मैंने कहा जी हाँ। कहा गोरखपुर से? मैंने कहा हाँ। तीसरी बार उन्होंने फिर पूछा, कहा गोरखपुर से ही? मैंने कहा हाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो मैंने कहा आप सरदार जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि मैं एक बार गोरखपुर गया था एक चुनावी सभा को करने के लिए, लेकिन दोनों ओर से बम चलने लगे, मैं भाग गया, तब से मैं गोरखपुर दोबारा नहीं गया। ये छवि थी गोरखपुर की। मुझे बहुत धक्का लगा इस बात को सुनकर के कि हमारे शहर के बारे में, हमारे जिले के बारे में लोग इस प्रकार की बातें करते हैं।
मैं गोरखपुर गया, मैंने गोरखपुर के सभी व्यापारिक संगठनों को, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को बिठाया। मैंने कहा भी बाहर हमारे बारे में इस प्रकार का संदेश है, हमें सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़नी है। सरकार कोई भी हो वह चलती रहे, लेकिन इस समाज की समस्या है, हम इसका समाधान यहां मिल बैठ करके करें। और महोदया, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बारे में आज जो बातें, जो गोरखपुर के बारे में 1998 में मुझे सुनने को मिलती थी, आज उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश के अंदर उस प्रकार की चर्चाएं होती थीं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इन 15 वर्षों में हम लोगों ने गोरखपुर में एक भी व्यापारी को गुंडा टैक्स नहीं देने दिया, एक भी व्यापारी का, किसी भी चिकित्सक का अपहरण नहीं करने दिया, कहीं हमने किसी को अराजकता नहीं फैलाने दी। 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 403 दंगे हुए, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। और हम फिर कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की स्थिति हम लोग स्थापित करने में सफल होंगे, कोई संदेह इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात को और भी पुरजोर तरीके से इसलिए कहना चाहूंगा, लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा, आप सबका प्यार और स्नेह, आप बोल सकते हैं। अरे क्यों? अरे मेरा नाम रबर, आप बोले ना। अब इसीलिए वो राहुल जी 1 साल उनसे बड़े हैं, अखिलेश जी उनसे 1 साल छोटे हैं, उनके दोनों के बीच में वो है। लेकिन अब आप एक बार आप अधिकार में आए हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपको बधाई देता हूं। लेकिन आप इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करो, चीफ मिनिस्टर बन के जब आप उस कुर्सी पे बैठते हो, उसी की गरिमा रख के आगे चलो। मैं उसी की गरिमा की बात करने के लिए आया हूं। आपसे बड़े हैं इसलिए अच्छा आशीर्वाद दिया है जी अध्यक्ष महोदय, मैं आप सबको इस बात, आप लोगों ने मुझे बड़ा स्नेह दिया है, और मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इस सदन से। वास्तव में एक सामान्य शिष्टाचार और मैनर क्या होता है संसद में सीखा जा सकता है। हम लोग, जब मैं पहली बार चुना गया था सांसद, तो मैं इस बात के लिए थोड़ा अंदर से संकित था कि पता नहीं कैसा व्यवहार होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग संसद परिसर में प्रवेश किए, यहां के एक एक कर्मचारी का जो सद्व्यवहार था, जो शिष्टाचार था, और वह केवल सदन में हम लोग यहां पर बहुत बार वह देखने लायक है, उस समाज को बताने लायक है, क्योंकि बाहर हमारे बारे में बड़ी भ्रांत धारणाएं पैदा की जाती हैं। सदन के अंदर जो शोरगुल होता है, मानते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है। हम लोग बहुत बार, हमारी जो आपस में बहस होती है उसमें बहुत वाद विवाद हो जाता है, लेकिन बाहर हम लोग जब गैलरी में मिलते हैं तो एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। हम सारी चीजों को फिर यहीं पर छोड़ करके बाहर वही सद्भावनाएं हमारे बीच में होती हैं। और मैं इस सब से, इसीलिए आप पूरे सदन से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश में आए, स्वागत होगा आप सबका। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का प्रदेश होगा, देश का उत्कृष्ट प्रदेश होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, दंगों से मुक्त प्रदेश होगा, अराजकता और गुंडागिर्दी से मुक्त प्रदेश होगा। और उत्तर प्रदेश में हम विकास का एक ऐसा मॉडल देंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश में माताओं और बहनों को अपनी सुरक्षा के लिए कहीं गुहार नहीं करना पड़ेगा और यह कार्य वहां पर प्रारंभ आप देखिए अवश्य। और मैं आपको खासतौर पर खड़गे जी, आप तो यहां पर नेता के रूप में हैं और हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे। मैं पूरे सदन को आमंत्रित करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। बहुत कुछ वहां पर बंद होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, आपने भी हम लोगों को बड़ा स्नेह दिया है इस सदन में और आपने जिस कुशलता से इस सदन को संचालित करने और इस सदन में आने वाले नए सदस्यों को अवसर देकर के ऐलान हम आपको बताते हैं। योगी का पहला ऐलान, 15 दिन में सभी मंत्रियों को बतानी होगी अपनी दौलत। यूपी की बीजेपी सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को 15 दिनों के भीतर प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी का दूसरा ऐलान, युवाओं के लिए रोजगार पर ध्यान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादे बिल्कुल पूरे किए जाएंगे। तीसरा ऐलान, अनाप शनाप बयान से दूर रहेंगे मंत्री। योगी ने अपने तीसरे ऐलान में मंत्रियों को ये भी ताकीद की है कि वो अनाप शनाप बयान से दूर रहेंगे क्योंकि इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ती हैं। चौथा ऐलान, सिर्फ प्रवक्ता बोलेंगे, हर किसी को बोलने की जरूरत नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 मंत्रियों श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह को यूपी सरकार का प्रवक्ता नियुक्त किया है, यानी ये दोनों नेता जो बोलेंगे वही सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा। पांचवा ऐलान, ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि खेती को यूपी के विकास का आधार बनाया जाएगा और किसानों की उन्नति सरकार की प्राथमिकता में होगी। साथ ही सीएम ने यह भी ऐलान किया है कि ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए अलग से योजना बनाकर काम किया जाएगा। योगी सरकार के इरादे और ऐलान तो बुलंद दिखते हैं, लेकिन अब देखना है कि इन ऐलान को हकीकत की जमीन पर उतरने में कितना वक्त लगता है। इंडिया न्यूज